अब इसके परिणाम क्या होंगे? अभी हम मानकर चलते हैं कि ऐसा कोई सरकार है या फिर ऐसे कोई प्रधानमंत्री है जिनकी छाती 58 इंची है, क्योंकि 56 इंची तो कर नहीं रहे, तो इसलिए 58 इंची की मैं बात कर रहा हूं। तो 58 इंची छाती वाले कोई अगर हमारे देश को मिल गए और उन्होंने ये चीजें अमल में लाई जो अभी मैंने कहा, स्वामीनाथन आयोग की आवश्यक चीजें, तो होगा क्या? किसान और किसानी बचेगी, उसके साथ में देश भी जिंदा रहेगा, देश के साथ में सैनिक भी जिंदा रहेंगे। 14 लाख सैनिक है हमारे देश के। और फिर हमको जो लगता है उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मारना चाहिए तो मारेंगे, भूखे पेट तो नहीं जाकर मारेंगे। बंदूक की और तोपों के गोले और बंदूक की गोलियां तो खाकर जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए किसान जिंदा रहेगा तो पूरा देश जिंदा रहेगा, यहां के सैनिक जिंदा रहेंगे, यहां की सुरक्षा जिंदा रहेगी। किसान के पास ये 1.5 गुना दाम मिलने के कारण पैसा आएगा। वो पैसा आने के बाद उसके पास कुछ पैसा बचेगा, इसलिए खेती में अच्छे सुधार होंगे। खेती में सुधार होंगे, खेती में ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे, यानी आज जो खेती है उसी में ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे, उसमें ज्यादा उपज आएगी। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, खरीद करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ तो पैसा बचेगा, आज जो बिल्कुल बचता नहीं है। तो ये 50% जो खेती से संबंधित लोग हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि वो मजदूरी अच्छी दे पाएगा, उसके खेत में जो काम करने वाला मजदूर है उसको अच्छी मजदूरी दे पाएगा। मजदूर के हाथ में भी पैसा आएगा, किसान के हाथ में भी पैसा आएगा, तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ने के कारण मार्केट में खरीद बढ़ेगी। खरीद बढ़ेगी तो उत्पाद बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और खेती संबंधित जो जो उत्पाद हो सकते हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। वो बढ़ावा मिलेगा तो वहां पर रोजगार बढ़ेगा। देहातों में ही रोजगार ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो आज जो हो रहा है कि खेती के लोग या फिर खेती से संबंधित लोग, उनको वहां रोजगार उपलब्ध नहीं, जीने के लिए स्थान नहीं है, वो जी नहीं सकते देहातों में, इसलिए भागकर शहरों में आते हैं और बहुत गंदी नालियों के आसपास झोपड़पट्टियों में रहते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसको हम विकास की प्रोसेस कहते हैं, इसी को प्रगति कहते हैं, उस पर रोक लगेगी। उल्टा होगा, शायद जो झोपड़पट्टी में किसान आए हैं वो वापिस अपने गांव चले जाए, ऐसी भी परिस्थिति इसमें से क्रिएट हो सकती है। तो क्योंकि उपभोक्ता बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उसमें से रोजगार बढ़ेगा। ये खेती संबंधित जो लघु उद्योग है वो बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। भाई ये तेल, अगर किसान अपने खेती में सरसों उगाता है, अपने खेती में मूंगफली उगाता है, अपने खेती में सोयाबीन उगाता है, तो कंपनी से क्यों तेल खरीदे? या फिर रामदेव बाबा के पतंजलि से क्यों तेल खरीदे और अपना शोषण करा ले? आजकल तो माइक्रो यंत्र उपलब्ध होते हैं, टेक्नोलॉजी तो बहुत बदल गई है, पहले जैसा नहीं रहा कि बड़े बड़े यंत्र लगाने पड़ते हैं। आजकल तो कई घरों में, अपने घर में आटा पीसने की चक्की लगा देते हैं लोग, घर में ही अपना आटा पीसते हैं। कम से कम गांव के लिए छोटे छोटे ये उत्पाद, गांव के लिए तेल गांव में ही पैदा होगा, सस्ते में भी मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, पहचान का आदमी उसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो इस ढंग से पूरे गांव का आरोग्य सुधारने के लिए भी इसकी मदद होगी। और ये सभी जो उत्पाद जो हमने गंवा दिए हैं, अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था के कारण हमारे गांव में हर चीज का उत्पाद होता था। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि केवल नमक खरीदने के लिए उसको मार्केट में जाना पड़ता था। उस दिशा में हमें चलना होगा। इसी को कहते हैं ग्राम स्वराज, गांधी जी का हिंद स्वराज। उस दिशा में जाने की गुंजाइश बढ़ेगी। अब यह करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा कि अगर कंपनी का तेल उत्पाद है तो उसको हेवी टैक्सेशन है,
और गांव में जो तेल खरीदता है और गांव में बेचता है तो उसको बिल्कुल टैक्सेशन नहीं है। ये स्थिति हमें तैयार करनी पड़ेगी ताकि कंपनी का तेल सस्ते में उपलब्ध ना हो। हर देश पहले ये करता था, हमें हर गांव में ये व्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी। गांव के बाहर का कंपनी का तेल आएगा तो उसको हेवी टैक्सेशन होगा और गांव में जो उत्पाद होगा उसको टैक्सेशन नहीं होगा। तो फिर लोग धीरे धीरे वही चीजें खरीदना शुरू करेंगे और पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा बदलते जाएगी। तो ये आज के जमाने में माइक्रो टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना पड़ेगा और उससे गांव और वो पूरा यूनिट, अगर गांव को यूनिट माने या 2-4 गांव मिलाकर हम यूनिट मानते हैं तो यूनिट पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वावलंबी बने, इस दिशा में हमें जाना पड़ेगा। इससे ये नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आगे चलकर हमको गांव गांव में औद्योगिक उत्पाद के पुर्जे भी बनाने की यंत्रणा खड़ी करनी होगी, जो जापान में हुआ। जापान के औद्योगिक विकास का अगर इतिहास हम देखें तो जापान में पहले से हर गांव के छोटे छोटे घर में उत्पाद करने की यंत्रणा थी। नई औद्योगिक क्रांति जब आई तो जापान ये पहला देश है कि उसने पहले से माइक्रो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा अपनी ताकत लगाई, उसमें अपना दिमाग लगाया। जापान के हर घर घर में अलग अलग पुर्जे बनने लग गए और वो असेंबल कर कर उत्पाद बनने लग गए और जापान आज पूरे दुनिया में राज करता है, हम सबको मालूम है, कई उत्पादों के क्षेत्र में। तो उन्होंने अपनी ये परंपरागत यंत्रणा का इस ढंग से उपयोग करवा लिया था। हमारे पास भी एक जमाने में एक क्षमता थी, आज नहीं बची है, उसको हम फिर से हमें निर्माण करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर लोग हैं, बेरोजगार है, उनको काम मिलना चाहिए। तो माइक्रो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर हम छोटे छोटे लघु उद्योग, जो बड़े उद्योगों में उत्पाद होते हैं, वे भी उत्पाद, उनके पार्ट्स गाँव गाँव में बने, इस ढंग की यंत्रणा हमें खड़ी करनी पड़ेगी, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ग्राम की स्वयं पूर्णता को हमको महत्व देना पड़ेगा, उस दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे। गवर्नेंस भी गांव केंद्रित होगा, एजुकेशन भी हमें बदलना होगा। ऐसा एजुकेशन हमें देना पड़ेगा कि जिसमें एक आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्ति निर्माण हो, लेकिन जिसके पास खुद का पेट भरने की क्षमता हो, यानी उसके पास कोई ना कोई ऐसे कौशल है कि वो आसानी से अपना पेट भर सकता है, देश के उत्पाद में अपना हिस्सा उठा सकता है। इंसान को 2 हाथ दिए हैं, काम करने की क्षमता दी है, खुद का पेट पालने की क्षमता दी है, उसका सही माने में विकास किया जाए। और ये बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी ने रखी थी, उसमें बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विस्तार से ये बातें आई है, वो प्रयोग चल भी चुका हमारे देश में। उसके बारे में कभी बहुत विस्तार से आपके सामने बातें रखूंगा। तो हमें शिक्षा में भी बदलाव करना पड़ेगा। हमारे देश के हित में जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, आज की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के हित में नहीं है, वो तो शोषण के आधार पर शोषण करने के लिए खड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है। हमारे यहाँ का डॉक्टर सेवक होना चाहिए ऐसा हम मानते हैं, लेकिन 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर कर डॉक्टर बनेगा, वो सेवक कैसे बनेगा? हमारे यहाँ का इंजीनियर सेवक होना चाहिए ऐसा हम मानते हैं, लेकिन कुछ करोड़ रुपए खर्च हो कर कर जो इंजीनियर बनेगा तो कैसे देश की सेवा करेगा? इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, इसलिए शिक्षा पद्धति में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया अगर ट्रिगर ऑफ होगी और ये चक्र इस ढंग से चलने लगेगा तो देहात में रोजगार बढ़ेगा, इसलिए शहरों की झोपड़पट्टियों का प्रमाण कम होगा और देश अलग दिशा में निकल पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।